जय हिंद दोस्तों, मैं मदन आपका स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान की बुक है जो अंकित सर ने इस बुक को लॉन्च किया है। 10 जून को ये बुक लॉन्च हुई थी और आपने इस बुक को नहीं खरीदा तो आप इस बुक को खरीद भी सकते हो, नहीं तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 1 या 2 दिन में इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी भाई, पूरी की पूरी। इस बुक का बेनिफिट तो एसएससी जीडी में मिलेगा ही, लेकिन और कौन से एग्जामों में मिल सकता है? तो एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एआर, असम राइफल्स में इसका बेनिफिट मिलेगा। ये जो बुक है ना, 2024 में एसएससी जीडी के एग्जाम हुए, वो सभी प्रश्न हैं इस बुक में। 2023 में, 2022 में, 2021 में जो भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी के हुए हैं उन सभी प्रश्नों का इसमें संकलन है और बहुत ही बेहतरीन बुक है भाई। तो ये आपको खरीद लेनी है। और ये जो क्लास होगी, डेली क्लास होगी 1 PM से। पॉलिटी हम इसमें पढ़ा रहे हैं विद पीडीएफ के साथ। क्लास नंबर आज तीसरी है और जितने भी साथी चैनल पर हैं, नए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही क्लास 1 को सबसे पहले देखें, क्योंकि अगर मैं संविधान सभा जो भी टॉपिक आता है, नया टॉपिक जब संविधान सभा क्लास 1 में आई थी उसके कुछ प्रश्न वहाँ पर बताए, क्लास 2 में संविधान सभा आई थी उसके प्रश्न अलग ही बताए होंगे, और अगर आज संविधान सभा आती है तो इसके प्रश्न और अलग ही बताए जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाए। तो साथ ही करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर आज का क्या है? क्वेश्चन नंबर आज का है क्वेश्चन नंबर 41। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है भारतीय संविधान के। और सबसे पहले भाई अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताया करो और जो भी दिक्कत हो आपको कमेंट में बता दिया करो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है भाई। एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा है। अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 165 होगा या अनुच्छेद 161 होगा या अनुच्छेद 173। तो जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। और विधानमंडल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 168 में है। और जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक तो होता है विधान परिषद। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल भाई 169 में है। तो आपका क्या आंसर निकलेगा? आर्टिकल 169 ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा होता है विधानसभा किस आर्टिकल में है? तो आप बोलेंगे भैया विधानसभा जो है ये आर्टिकल 170 में है। तो याद रखेंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे कि भैया हमें याद रखेंगे इन आर्टिकल को। जिस प्रकार संसद में राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, उसी प्रकार विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है, इसी को द्वितीय सदन बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तो अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश डैश का उल्लेख है। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट आपकी पहली में ये क्वेश्चन पूछा है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, या भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से है, या सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, या उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय से होना है? तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर सही है? जल्दी आपको बताना है। अनुच्छेद 126 में क्या है? भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अब आर्टिकल 126 की बात थी, लेकिन मैं अब बात करता हूँ आर्टिकल 125 में क्या है। आर्टिकल 125 में क्या है भाई? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ ही जो भी मैं इस बोर्ड पर ये लिख रहा हूँ ना, ये ऐसा ही नहीं बकवास है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, एसएससी ने कहीं ना कहीं पूछे हैं। तो आर्टिकल 125 आपको पता ही होना चाहिए। तो आर्टिकल 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है। तो आप इस आर्टिकल का लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, तो आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस में है, किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन है? आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन आर्टिकल 125 में है। और मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ लूँ, सुप्रीम कोर्ट के वेतन में भत्तों
को कौन सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते कौन निर्धारित करती है? तो आप बोलेंगे संसद निर्धारित करती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन या भत्तों को कौन निर्धारित करती है? तो संसद निर्धारित करती है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन ये दिया जाता है, ये कौन सी निधि से दिया जाता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, संचित निधि से इनका वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। संचित निधि से इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन आपको बताना है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो 2,80,000 रुपये प्रति माह है, प्रति माह आपको देखने को मिलेंगे, प्रति माह है। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2,50,000 रुपये प्रति माह होता है। ये आपको भाई याद रखना है। और मैं आपसे पूछ लूँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन की व्यवस्था कब की गई थी? तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन की व्यवस्था कब की गई थी? तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन की व्यवस्था भाई 1976 में की गई थी। और आइए आपको भाई याद रखना है। अब आर्टिकल 126 आपने पढ़ा है, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। और अब आर्टिकल 125 के बारे में आपने समझा। अब यहाँ पर आपको याद करना है आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 में क्या है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल 127 में भैया तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ये आर्टिकल 127 कहता है। तो ये आपको यहाँ पर लिख लेना है, आर्टिकल 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और मैं आपको बता दूं, तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है, ये आपसे पूछ ले तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कोरम या गणपूर्ति को पूरा करने के लिए की जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है ना साथी, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये हमने किस देश से लिया है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया, हमने इसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान लिया है फ्रांस के संविधान से लिया है। एक बार थम्स अप कर देंगे। वीडियो आपको कैसी लग रही है? और अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये जो बुक है ना, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन खुद मैं करवाऊंगा। इसी प्रकार से फुल एक्सप्लेनेशन आपकी होगी। आपकी जो भी किताब में जो भी व्याख्या है इससे कहीं ना कहीं कुछ तो अलग होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो फैक्ट अलग होंगे। तो भाई फैक्ट अलग होना, ये हम जो पूरा सर्च करते हैं ना, जो एसएससी ने पूछा है वहीं हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और ये नोट करने का फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा? जब आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के 1 माह पहले आपको रिवाइज करने का मौका मिलता है, तो आप इन नोट्सों को रिवाइज कर लेंगे तो आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगर आप संविधान सभा आज पढ़ रहे हैं तो आज भाई थोड़ा अलग ही पढ़ोगे। अगर क्लास 1 आप देख के आए हो ना, तो वहाँ आपको अलग दिखाया गया होगा संविधान सभा के बारे में क्या पढ़ाया गया है। क्लास 2 में अलग पढ़ाया गया है। और क्लास 3 में आज संविधान सभा के हम कार्यों के रूप में जानेंगे कि कार्य क्या क्या करे हैं संविधान सभा ने। तो पहले यहाँ देखेंगे संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, मार्च 1946 में हुए या मई 1946 में। तो आपको मैंने कल की वीडियो में बता दिया था संविधान सभा के चुनाव जो हुए जुलाई 1946 में हुए। और कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सी थी? 4। एक तो आपकी अजमेर राजस्थान, और बी आपका आएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, सी आएगा कुर्ग कर्नाटक वाला क्षेत्र, और डी 4 दिल्ली। ये आपको याद रखनी है। आपसे पूछ ले संविधान सभा की सीटों पर
कितने मतलब संविधान सभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 292 प्लस 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। 93 तो भाई देसी रियासत थी, वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जुलाई 1946 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। संविधान सभा के कार्यों के आज हमें संविधान सभा के कार्य हमें पढ़ने हैं। संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के क्या कार्य हैं ये आपको देख लेने हैं। संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को आपको याद रखना है क्या हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुना। किसको चुना था? संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना था संविधान सभा ने, ये आपको याद रखना है। और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्त क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया था संविधान सभा में। क्या अपनाया था? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगीत को अपनाया था भाई संविधान सभा ने। और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्त भाई मेरे राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये आपको भाई याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब बात आती है संविधान सभा ने और क्या कार्य किए थे भारत में। तो आपको मैं बता दूं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या अपनाया था? राष्ट्रीय चिन्ह। ये हमने कहाँ से लिया है राष्ट्रीय चिन्ह? तो अशोक स्तंभ से ये हमने राष्ट्रीय चिन्ह लिया है। अशोक स्तंभ से हमने इसको लिया है राष्ट्रीय चिन्ह को, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 तो अंतरिम संसद और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। अशोक स्तंभ हमारा यहाँ से राष्ट्रीय चिन्ह को लिया था। अब बात करते हैं संविधान सभा ने और क्या काम किए थे। मैं आपको बता दूं 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी। उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी, ये भी आपको याद रखना है। उद्देश्य प्रस्तावों को रखा किसने था संविधान सभा के समक्ष? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के समक्ष रखा था। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकृति संविधान सभा ने दी थी। और 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया था संविधान सभा ने? ये भाई इम्पोर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया था? तो आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा ने। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया था? तो आपको बताना था राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कहने का मतलब तिरंगे को अपनाया था, तिरंगा को अपनाया था। ये सभी आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मई 1949 में मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी सदस्यता का सत्यापन किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ये तो आपको याद ही रखना था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 का उल्लेख है। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया भाई। अगला क्वेश्चन था भाई, ये तो आपका हो गया, 43वां हो गया। 44वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आज आपको बताऊंगा राज्यपाल से संबंधित, जो आपको याद होने ही चाहिए। तो आपको बताना था कि आपका क्या आंसर है, अनुच्छेद 155 होगा या अनुच्छेद 157 या अनुच्छेद 159 या अनुच्छेद 161। तो आपका जो आंसर होगा अनुच्छेद 159 होगा। मुझे बताओ, अनुसूचित 3 आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी, पीछे मैंने बता भी दी है, नहीं बताई है तो मैं आगे बता भी दूंगा। तो अनुसूचित 3 में प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है। और साथ ही मुझे बताओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुसूचित 3 में है या नहीं? यस या नो?
नो या यस जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। फिर नहीं है तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। एक बार थम्स अप करेंगे भैया, याद कर लेंगे हम। तो अब राज्यपाल के बारे में देखते हैं। अब जो पढ़ना है भाई, राज्यपाल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन राज्यपाल से बनते हैं। तो अब मुझे बताओ, राज्यपाल जो होता है ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको बताना है राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। और साथ ही राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है। मुझे बताओ, राज्यपाल का जो पद है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे पूछा है, राज्यपाल के पद का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो आपका आंसर आएगा भैया, कनाडा के संविधान से हमने राज्यपाल के पद का प्रावधान लिया है। याद रखेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे जी, याद रखेंगे। अब बात करते हैं, ये जो राज्यपाल है, राज्य सरकार के सभी कार्य जो होते हैं वो राज्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बिल्कुल याद रखना है। और भाई अभी थोड़ी लाइट चली गई थी, दिल से रियली सॉरी भाई, इसके लिए हमें क्षमा मांगते हैं भाई, सॉरी इसके लिए। तो हम पढ़ रहे थे राज्यपाल। राज्यपाल का पद हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। यहाँ तक हमने जाना और साथ ही आगे जो जानना है हमें क्या पढ़ना है, तो मैंने कहाँ तक बता दिया, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और साथ ही राज्यपाल जो होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। और मैं आपको बता दूं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक मतलब क्या बोल सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। और साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगा, राज्य में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो राज्य में संविधान का संरक्षक राज्यपाल को माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ राज्यपाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल 153 में क्या है? तो सभी साथियों का आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 153 आपको याद होना है, क्योंकि ये आर्टिकल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद का प्रावधान है। राज्यपाल के पद का प्रावधान है आर्टिकल 53 में, 153 में सॉरी, राज्यपाल के पद का प्रावधान है आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 154 में आपको बताना है, आर्टिकल 154 में क्या है, ये सभी आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 154 में आपको भाई ध्यान से लिखना है। आर्टिकल 154 कहता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये आर्टिकल 154 कहता है। आर्टिकल 155 आपको याद रखना है। आर्टिकल 155 में क्या है? आर्टिकल 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस में है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 156 आपको याद रखना है। आर्टिकल 156 में क्या है? तो आप बोलेंगे राज्यपाल की, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। तो राज्यपाल का कार्यकाल किस आर्टिकल में है? 156 में है। और आर्टिकल 157 आपको याद रखना है। आर्टिकल 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान है। और साथ ही आर्टिकल 158 में क्या है? आर्टिकल 158 क्या है? तो आप बोलेंगे राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का प्रावधान है। पद के लिए शर्तों का प्रावधान है आर्टिकल 158 में। और आर्टिकल 159 मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 161 भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 161 में। एक बार थम्स अप करेंगे भैया इनका यार
आर्टिकल को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, ये सभी आपको चीज़ें अपनी कॉपी में नोट करनी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो भाग आपका कौन सा है? भाग आपका कौन सा है? तो आप बोलेंगे कौन सा भाग है ये? एक्स आई जो है 11 और आपका 10 21, 21वां भाग किससे है? और भाग आपका ये कौन सा है? ये भाग आपका 22वां है। और साथ ही ये भाग आपका कौन सा है? ये भाग 20 है। ये भाग आपका 21 है। तो आप बोलेंगे कौन सा है इसमें से आपका आंसर? तो आपका आंसर होगा संविधान संशोधन से है भाग 20। भाग 20, ये भाग 20 है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? जल्दी से आपको बताना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? तो आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। और भाग 20 में आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगले को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ष डैश डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाई योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा है। तो आपको बताना है 1970, 1850 या 1950 या 1990। तो आपका आंसर आएगा योजना आयोग की स्थापना भैया 1950 में हुई थी। योजना आयोग के बारे में जाने भाई आज। योजना आयोग के बारे में क्या है? योजना आयोग हेडिंग डालनी है अपनी कॉपी में, जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। योजना आयोग, योजना आयोग। सबसे पहले बताओ योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी? तो आपका आंसर आएगा 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 को। मुझे बताओ इसका अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका आंसर आएगा भैया योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होता है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आपको बताना है। तो जब योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं तो पहले अध्यक्ष तो 1950 में पीटी नेहरू थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पीटी नेहरू, आपको याद रखना है। और पहले उपाध्यक्ष मैं आपसे पूछ लूं, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो गुलजारी लाल नंदा आपको याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे। इतना आपको याद रखना है। मुझे बताओ योजना आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है? तो आप बोलेंगे भैया ये योजना आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो आपको ये चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए हैं। और साथ ही अब मैं पूछ लूँ योजना आयोग के प्रमुख कार्य क्या थे? योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य भी आपको लिखना है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? सभी को ये पता ही होना चाहिए। योजना आयोग का प्रमुख कार्य था साथी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना बनाना, एक इसका प्रमुख कार्य था। तो इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या बनाना? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना बनाना इसका एक प्रमुख कार्य था, योजना बनाना। ये आपको भाई याद रखना है। और साथ ही योजना आयोग के ये इसको कब समाप्त कर दिया गया था? योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर आया नीति आयोग। और अब साथ ही मैं आपसे पूछ लूँ जब इसके स्थान पर नीति आयोग आया होगा तो इससे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग से पहले, नीति आयोग की स्थापना से पहले योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष
कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये आपकी सोच से परे था, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आना चाहिए श्री मोन्टेग सिंह। आपको नाम याद रखना है, श्री मोन्टेग सिंह, श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, अहलूवालिया, ये नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया ये अंतिम उपाध्यक्ष थे और योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर योजना आयोग के स्थान पर क्या आया भाई? नीति आयोग आया। क्या आया? नीति आयोग आया। नीति आयोग, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग के बारे में क्या क्या प्रमुख, तो नीति आयोग जो है इसका गठन कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई? तो आपको लिखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष साथी पीएम होता है। जब पीएम अध्यक्ष होता है तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी आपको याद रखना है। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और नीति आयोग जो है साथी, मैं आपसे पूछ लूँ, ये संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है? तो आप बोलेंगे भैया नीति आयोग तो गैर संवैधानिक संस्था है। और इसके पहले उपाध्यक्ष बताने हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया आपको याद रखना है। अरविंद पनगडिया जो हैं ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको याद लिखना है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और साथ ही अब बताना है मुझे आपको नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी ये नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और साथ ही मुझे बताओ नीति आयोग जो है, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन हैं? पहले सीईओ कौन है? नीति आयोग के पहले सीईओ और वर्तमान में सीईओ कौन हैं? ये भी आपको याद रखना है। तो नीति आयोग के पहले सीईओ हैं सिंधु श्री खुल्लर। कौन है? सिंधु श्री खुल्लर, ये आपको याद रखना है। सिंधु श्री खुल्लर जो हैं ये नीति आयोग के पहले सीईओ हैं। और वर्तमान में सीईओ हैं आर सुब्रमण्यम। आर सुब्रमण्यम, ये आपको नाम याद रखना है। ये नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। तो इतना आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन लग जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47वां है। एक डैश डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 शिफ्ट आपकी चौथी में पूछा है। तो एक नागरिक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है, लोकतांत्रिक या राजशाही या तानाशाही या एकतांत्रिक? तो आपका आंसर आएगा भैया लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर ये शासन करती है एक सरकार, लोकतांत्रिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 20 बोलेंगे। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए
क्या है, शिक्षा के प्रावधान है या उन्हें स्कूल खोलने की, अपने शिक्षा संबंधी स्कूल खोलने की प्रावधान है। आर्टिकल 30 में अनुच्छेद 19 में है भाई, ये वाक बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। आपको याद रखना है आर्टिकल 19, ध्यान से पढ़ के जाना है। बहुत क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों में करा दी हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, फिर ये क्वेश्चन आया है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखो भाई, संविधान सभा फिर से आई, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में, 1948 में, या 1947 में, या 1946 में। तो आपका जो आंसर आएगा, संविधान सभा की जो स्थापना हुई 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये जो संविधान सभा है, यह फ्रेंच देश की फ्रेंच प्रथा पर आधारित है। फ्रेंच प्रथा पर आधारित है ये संविधान सभा। भारत की संविधान सभा किस देश की प्रथा पर आधारित है, तो आप बोलेंगे फ्रेंच प्रथा पर आधारित है। और सबसे पहले संविधान सभा को सबसे पहले संबोधन किसने किया था, सबसे पहले संबोधन किसने किया था संविधान सभा को, तो आपका आंसर आएगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ने संविधान सभा को सबसे पहले संबोधन किया, या बोल सकते हैं सबसे पहले इसके स्पीकर थे संविधान सभा के जे.बी. कृपलानी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब भाई दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक बार थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से होगी। ये वाली बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बुक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर। और साथ ही मैथ की बुक भी, रीजनिंग की बुक भी, और आपकी हिंदी की बुक भी। और रीजनिंग और हिंदी का सॉल्यूशन शायद आज से आपको देखने को मिल सकता है चैनल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आर्टिकल 163, तो आपका क्या आंसर होगा, किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन, राज्यों में विधान मंडलों का गठन, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, या राज्य के महाअधिवक्ता से है। तो क्या आंसर होगा आपका, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, भैया हमारा इस क्वेश्चन का जवाब ये था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब है। एसएससी जीडी ने पूछा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं ये आपको जानना है। एक तो विधायिका है, और साथ ही एक न्यायपालिका है। एक तो विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक कार्यपालिका है। एक अंग कार्यपालिका का है और दूसरा 2 अंग हो गए, तीसरा अंग है न्यायपालिका। ये आपको याद रखना है, न्यायपालिका। तो भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। विधायिका का मतलब क्या होता है, विधि या कानून का निर्माण करती है। ये विधि या कानून का निर्माण करती है। ये इसका कार्य ये होता है, विधि या कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है विधि या कानूनों को लागू कराना। विधि या कानूनों को लागू कराना, ये इसका कार्य होता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्याय देना इसका कार्य होता है। तो याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो आपका आंसर क्या होगा, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, बिल्कुल सही बात है। यह कानून बनाने का प्रभारी होता है। तो कौन होता है कानून बनाने का प्रभारी, गृह मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या सर्वोच्च न्यायालय होता है, या संसद। तो आपका आंसर जो आएगा भाई संसद, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे भाई।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 शिफ्ट तीसरी में पूछा है ये सवाल। अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 48 है या अनुच्छेद 51 है या अनुच्छेद 49 है। तो आपका जो आंसर होगा, राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, ये आपका आर्टिकल 51 कहता है। आर्टिकल 51 आपने बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि है आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 47 आपके याद रखना है, आर्टिकल 47 में क्या है। आर्टिकल 47 में लोक स्वास्थ्य में सुधार व जीवन स्तर में वृद्धि, ये आर्टिकल 47 कहता है। आर्टिकल 48 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट है। आर्टिकल 48 के आपको याद रखना है, आर्टिकल 48 के में क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण है। आर्टिकल 48 के में पर्यावरण संरक्षण व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये आर्टिकल 48 क्या कहता है। और आर्टिकल 48 क्या को कब जोड़ा गया था, आर्टिकल 48 क्या को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मुझे बताओ पर्यावरण संरक्षण कब आया था, पर्यावरण संरक्षण कब आया था। तो आपका क्या आंसर होगा भैया, पर्यावरण संरक्षण आया 1986 में। और पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपको ये सभी याद रखना है। आर्टिकल 48 हो गया है, कैवी हो गया। आर्टिकल 49 के बारे में जाने, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व वस्तुओं का संरक्षण, यह आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, याद रखना है, ये आर्टिकल 50 कहता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होगी, 1/3, 2/3, 1/4 या 1/5वें भाग। तो विधान परिषद जिस प्रकार केंद्र में होती है राज्यसभा, उसी प्रकार होती है साथ ही राज्य में विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों को क्या बोला जाता है, एमएलसी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे बोला जाता है। और इसमें अधिकतम सदस्य जो होते हैं, अधिकतम सदस्य विधान परिषद में कितने होते हैं, तो विधानसभा उस राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही था। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, न्यूनतम सदस्य 40 होते हैं विधान परिषद में। और साथ ही विधान परिषद में 40 सदस्य न्यूनतम होते हैं। और मैं आपसे पूछ लूँ, विधानसभा विधान परिषद जो है, ये जो है विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। अर्थात आप कह सकते हो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो भारत के 6 राज्य आपको याद रखने हैं। नंबर 1 यूपी में विधान परिषद है, नंबर 2 बिहार में विधान परिषद है, नंबर 3 तेलंगाना में विधान परिषद है, नंबर 4 आपका कर्नाटक आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। और साथ ही आपका कौन सा रह गया है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हो गया, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और आपका छठा राज्य कौन सा है, आपका छठा राज्य कौन सा है, तो आपका महाराष्ट्र रह गया है। महाराष्ट्र में भी आपकी द्विसदनीय विधानमंडल है। तो आपको ये 6 राज्य याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी ने पूछा भी है। और साथ ही अगर आपको ये पता नहीं है, आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पर हर संडे को फ्री वीकली मॉक टेस्ट लगवाए जाते हैं। वहाँ पर आप एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगाइए और उनका सॉल्यूशन हम करवाते हैं। एसएससी जीडी के मॉक टेस्टों का जो आरडब्ल्यूए पर लगवाए जाते हैं, हर संडे को आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और आप पहले वहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइएगा, फिर हमारी वीडियो से एनालिसिस करिएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। इससे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं और इस गलती को सुधारिएगा। और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को इतना मजबूत करिएगा, एग्ज़ाम से सारा का सारा डर निकल जाए और एग्ज़ाम में आप बैठो तो आपका डर ही ख़त्म हो जाए और नौकरी अपनी तैयारी कर सकते हो, अपनी एसएससी जीडी की तैयारी, नौकरी की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब
क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? समानता का अधिकार मैंने बताया, या साधार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार। एक ट्रिक मैं आपको बता चुका पिछली क्लास में, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये ट्रिक मैंने आपको बताई। इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये 6 मौलिक अधिकारों की ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। सम का मतलब यहाँ समता का अधिकार है, स्वतः का मतलब है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार है, सो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, देह का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका क्या आंसर होगा? समता का जो अधिकार है इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक हैं, स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें आर्टिकल 23 व 24 हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 हैं, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है इसमें आर्टिकल 29 व 30 हैं, और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में है। याद रखेंगे, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल आपको याद करने हैं, ये एग्जाम में आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल ये जो 19 है ना, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानना होगा, और पढ़ लीजिएगा आप, इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा अपनी कॉपी, आपके नोट्स जो बने हुए होंगे या किसी किताब से आप पढ़ सकते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगम या संघ बनाने की, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, या भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबद्ध संचरण की स्वतंत्रता है। तो क्या आंसर होगा आपका आंसर जो होगा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। आर्टिकल 19 के फर्स्ट, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में पहले तो इसमें 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं, और 6 की 6 स्वतंत्रताएं आपको A, B, C, D, E, F को निरास्तित कर दिया गया है, G आपको याद रखनी है। ए में है, ए में क्या है? ए में है भाई आपकी पहली स्वतंत्रता है बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बी में सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, और सभा सम्मेलन जो करेंगे ना हम, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना होगा उनमें, ऐसा ना कि आप हथियार लेकर जाओ और वहाँ पर अशांति फैला दो, ये आपको स्वतंत्रता नहीं देता है। और ये आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है ना, इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। सी में हमने सभा कर ली, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, सभा करेंगे तो संघ या संगठन बनेगा, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और डी में आप देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, ई में है आपकी देश में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है। इसमें एफ में संपत्ति का अधिकार था, इसे निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये एक कानूनी अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, ये आर्टिकल 300 क्या कहता है, लेकिन मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, ये आर्टिकल 19 का फर्स्ट एफ कहता है, या हिंदी में आ जाए आर्टिकल 19 का फर्स्ट च कहता था। जी में है देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। एक बार थम्स अप कर देंगे भैया, याद रखेंगे, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 57 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जाती है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। और मैं आपको बता दूं आर्टिकल 19 जो है ना, ये आपातकाल के दौरान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और ये जो बात लिखी गई है ना आर्टिकल 358 में, ये बात लिखी हुई है। तो आपको ये आंसर बताना है, सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की जाती है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और रिट जारी करने का जो प्रावधान लिया है ना साथी, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने रिट जारी करने का प्रावधान लिया है। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट
हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है ना, साथ ही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। रिट जारी करता है, 5 रिट हैं, 5 के 5 आपको यादें होनी चाहिए, पाँचों की पाँचों आपको याद होनी चाहिए, पाँचों की पाँचों आपको याद होनी चाहिए। पहली कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। दूसरी रिट है परमादेश, दूसरी रिट कौन सी है भैया? परमादेश है। तीसरी कौन सी है? उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण है। तीसरी कौन सी है? परमादेश हो गई, उत्प्रेषण हो गई। आपको पाँचवीं आपको याद रखनी है अधिकार परीक्षा, आपको पाँचवीं लिखनी है अधिकार परीक्षा। आपकी चौथी रिट है उत्प्रेषण हो गई, परमादेश हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा हो गई, प्रतिषेध आपकी रिट रह गई है, प्रतिषेध आपको याद रखनी है। 5 की 5 ये रिट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। तो यह एक बार थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा विजुअल भी होगा क्योंकि ये बहुत गंदी पीडीएफ है, इसे हम साफ तो करने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाई थोड़ी गंदी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल के को विशेष संबोधन का उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में है ये आपसे पूछा है। विशेष संबोधन का उल्लेख है आर्टिकल 173 बोलेंगे, या आर्टिकल 171, या आर्टिकल 175, या अनुच्छेद 176। तो अनुच्छेद 176 आपको याद रखना है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द में किया गया है? तो ये किस शब्द में किया गया है? तो आपका क्या आंसर होगा? तो आपका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा? कठोर, लचीलापन, या अर्धसंज्ञेय, या अडिंग। तो लचीलापन आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो भारत का आपको याद रखना है, भारत का जो संविधान है ये सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। मुझे बताओ विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? प्रथम लिखित संविधान आपका आंसर आना चाहिए भैया यूएसए का है, और 1789 में ये लागू हो गया था। और ये आपको याद होना चाहिए। विश्व का प्रथम लिखित संविधान हो गया। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो भैया यूएसए का है। कितने आर्टिकल हैं इसमें? भैया 7 आर्टिकल हैं। आगे पूछा जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ का है? राजतंत्र कहाँ का है? तो आपका आंसर आएगा विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र भैया जापान का है, जापान का है, याद रखेंगे। और साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है, परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान, परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान भैया ब्रिटेन का है। परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अपने सभी देश के नागरिकों को सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार की गारंटी देता है। तो आपका आंसर होगा करदाताओं, शिक्षित व्यक्तियों को, या नागरिकों और गैर नागरिकों को, या नागरिकों को। तो आपका आंसर आएगा भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए, डी ऑप्शन, वैयक्तिक मताधिकार की गारंटी देता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निर्देशक
सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये तो है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 में ये है, आपको आर्टिकल 1 और भी याद करा दिया। कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये आर्टिकल 48 में है। विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना का ये आपका है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का तत्व है, ये बोलेंगे भैया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल आपका 51 है। तो आर्टिकल 50 में आपकी क्या है? आर्टिकल 50 आपने पढ़ा होगा, कार्यपालिका से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये कहता है आर्टिकल 50। तो यहाँ पर विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? कौन सी अनुसूची है? मूल संविधान में कितनी अनुसूची वर्तमान में कितनी हैं? तो मूल संविधान में भैया 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ये अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। तो 7वीं अनुसूची आपका आंसर आएगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची भाई क्या कहती है, ये भी आपको जानना होगा। तो 7वीं अनुसूची तो है साथी, ये क्या है? संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, ये 7वीं अनुसूची कहती है, संघ व राज्यों के बीच बंटवारा। और 7वीं अनुसूची में कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं। एक तो संघ सूची है, जो मैं यहाँ से बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। एक समवर्ती सूची है और एक राज्य सूची है। संघ सूची में पहले विषय कितने थे, वर्तमान में विषय कितने हैं, ये भी पूछा जाता है भाई एग्जाम में, ये भी पूछा जाता है। तो लिखिएगा, पहले संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। तो ये आपको याद रखना है। और मैं आपसे पूछ लूँ, राज्य सूची से हटाकर पाँच विषय जोड़े गए समवर्ती सूची में, वो विषय कौन कौन से हैं? यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन से विषय जोड़े गए 5 के 5 समवर्ती सूची में? एक तो भैया शिक्षा को जोड़ा गया, दूसरा वन को जोड़ा गया, तीसरा कौन सा विषय जोड़ा गया था? जंगली जानवर व पक्षी के संरक्षण का विषय जोड़ा गया। तीसरा विषय था भाई जंगली जानवर व पक्षी संरक्षण का विषय जोड़ा गया था। ये समवर्ती सूची में जोड़ा गया था राज्य सूची से हटाकर। नंबर 4 पर भैया बाट व माप को जोड़ा गया समवर्ती सूची में। और नंबर 5 पर आपका आता है हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्ट का प्रशासन। ये भाई 5 विषय जोड़े गए थे समवर्ती सूची में राज्य सूची से हटाकर, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित है। भाई जो अंदर से आवाज़ आए ना भाई, हमें ये नहीं करना चाहिए। हम भाई अपने राष्ट्रगान का अनादर कर सकते हैं? आप बोलेंगे जी नहीं भैया। या हम अपने भैया राष्ट्रीय ध्वज को अपने पाँवों में कुचल सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं भैया। तो आपका क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान में उल्लिखित है, ये भैया मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 क आर्टिकल आपको याद रखना है। इन्हें हमने रूस के संविधान से जोड़ा है। नेक्स्ट भाई, मैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में पहले बता चुका, बहुत ही
चीज़ें बताई थी, ये आपको भाई वीडियो देखनी है, रेगुलर वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित है। भाई मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है। मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से जोड़े हैं। और भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आप बोलेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के मनोनयन से, या प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, या निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा? तो आपका क्या आंसर आएगा? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित होते हैं। ये राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि ये ऐसे चुने जाते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हों का निर्माण और उसे भंग कर सकता है या कर सकती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, या राज्य सरकार कर सकती है, या राष्ट्रपति भंग करेगा, या केंद्र सरकार? तो ये करेगी भाई केंद्र सरकार। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? किस आर्टिकल में है भाई लोकसभा, ये आपसे पूछा है। लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो लोकसभा आर्टिकल 81 में है। इसे निचला सदन बोला जाता है। तो आपका आंसर जो होगा सी होगा, और सॉरी डी होगा। मैंने आपको बताया था एक नाम सरला आपको याद रखना है। से से आएगा संसद, संसद जो है ये आर्टिकल 79 में है। रे से आएगा राज्यसभा, ये आर्टिकल 80 में है। और ले से आएगा लोकसभा, ये आर्टिकल 81 में है। याद रखेंगे इस नाम को, आप बोलेंगे भैया याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 68वां है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक डैश का निर्माण करना है? पूंजीवादी राज्य का, या कल्याणकारी राज्य का, या साम्यवादी राज्य का, या सर्वसत्तात्मक राज्य का? तो आपका आंसर आएगा भैया राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी। और ये किस भाग में है? डीपीएसपी, इनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता सकता। जहाँ बताने की बात आएगी क्वेश्चन में, मैं वहाँ आपको बता के चला हूँ। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछा है। वित्त आयोग क्लास नंबर 2 आप देख लेना है। क्लास 2 में आपके सभी बता चुका हूं मैं। तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल कौन से में है? आप बोलेंगे भैया आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। और बोलेंगे भैया वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, भाग 12 में है। और वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं भैया? 5 होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो आपका आंसर डी। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप बोलेंगे भैया इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग का आधार वर्ष क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वित्त आयोग का आधार वर्ष भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका आधार वर्ष होता है। याद रखेंगे, आपको याद रखना ही होगा। और पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। और पहले वित्त आयोग कब से कब तक कार्यान्वयन रहा? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1957 तक पहला वित्त आयोग कार्यान्वयन रहा। 13वें वित्त आयोग कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कमेंट सेक्शन में बताना है। इतना मैंने आपको बताया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70वां है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल आपका 14 से 18 तक कहता है।
19 से 22 तक कहता है। पंचायती राज या जीवन का अधिकार, ये आर्टिकल 21 कहता है, जीवन जीने का अधिकार। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये आर्टिकल 39A कहता है। आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे आएंगे। आगे भाई अगला क्वेश्चन तो है नहीं, थैंक यू आया है। तो आज के हमने जो क्वेश्चन कवर करे हैं, 30 क्वेश्चन कवर करे हैं, बहुत ही अच्छे से कवर करे हैं। इस बुक को आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से, इस बुक को हम खुद कवर करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी करते रहिएगा।